हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ आटम हमने शुरू कर दिया है। ये सभी लेक्चर बेस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। आज वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उस टाइम पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हैं, तोप था। क्योंकि उस टाइम पे जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस टाइम पे नोन 63 एलिमेंट्स थे। 63 ऐसे एलिमेंट थे जो मेंडलीव के टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, और मेंडलीव ने इन सबको अरेंज किया। ये सबसे बड़ा पॉइंट था पीरियोडिक टेबल की दुनिया में, कि किसी ने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट पाए गए थे सबको अरेंज किया था। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे एलिमेंट को अरेंज किया, और इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो बनाया, वर्टिकल कॉलम बनाया, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको आज के टाइम पे, जब हम हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं आज के टाइम पे, और जो वर्टिकल कॉलम है उसको आज के टाइम, इस टाइम पे हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाने का तरीका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका एग्जांपल ले लीजिए। ये तो पूरे 118 एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन मेंडलीव के टाइम पर सिर्फ 63 एलिमेंट नोन थे। तो उन्होंने ऐसे ही, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसे दिखता है ना, इसकी देन, ये ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि इसको पहली बार ऐसे फैमिली में, ऐसे पीरियड में, ऐसे ग्रुप में मेंडलीव ने ही अरेंज किया था, ठीक है। ये हो गया मेंडलीव की बात। उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्होंने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने कहा प्रॉपर्टीज माने साइज, या नीचे आने पे साइज का इंक्रीज होना। आपको तो मालूम है, ग्रुप में नीचे आएंगे साइज इंक्रीज होता है, नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये सब क्यों होता है डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो इतना तो आपको मालूम होगा ही, 11-12 या पिछले 9-10 के बुक से, कि जो जो बता रहा हूँ, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ये सब ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ये हो गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात। लेकिन मेंडलीव ने कहा प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब प्रॉपर्टीज जो किसी किसी वस्तु के वो बताते हैं कि वो कैसा है। जैसे जैसे एग्जांपल में ले लें, हाँ, ताजमहल। तो क्या बोले, ताजमहल की प्रॉपर्टीज पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ताजमहल वाइट मार्बल से बना है, आगरा में है, वो शाहजहां ने बनवाया था, वो दिन में 3 बार अपना कलर चेंज नहीं करता, वो क्या बोलते हैं, सन के मूवमेंट की वजह से उसका मार्बल का शाइनिंग अलग अलग दिखता है। जब सर सुबह सूर्य निकलता है तो उसका जब शाइनिंग अलग होता है, दोपहर को अलग होता है, शाम को अलग होता है, और रात को ना जब चंद्रमा के प्रकाश में देखोगे ना, गुलाबी दिखता है एकदम ताजमहल। ये जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको बोलेंगे ताजमहल की प्रॉपर्टी की उसके आस पास झरना लगा हुआ है वगैरह वगैरह। वैसे ही इन्होंने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन माने रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट वाले, ठीक है। पीरियोडिक पीरियोडिक माने पीरियड नहीं होता,
टाइम पीरियड से टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स की, हर 24 घंटे, एक 24 घंटे में एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इन्होंने कहा एलिमेंट्स आर है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे रखा जाए तो वो पीरियोडिक फंक्शन शो करेंगे कि जैसे हर 24 घंटे बाद एक नया दिन आता है, वैसे ही हर एक फिक्स्ड इंटरवल बाद एक पीरियोडिक फंक्शन शो करेंगे। पीरियोडिक माने यहाँ से यहाँ घूम के फिर यहाँ आए, ये भी ग्रुप 1 का एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये मेंडलीव का नहीं है, ये मॉडर्न है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ घूम के आएंगे, फिर ये ग्रुप 1 का फिर घूम के आएंगे पीरियड एक रेगुलर इंटरवल पे, फिर ये सोडियम पीरियोडिक फंक्शन शो करेगा कि फिक्स्ड इंटरवल पे आगे बढ़ के जब वापस आएंगे तो एक पीरियोडिक फंक्शन शो करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं जब इन्होंने अपने टेबल को बनाया था ना, उस टाइम तक ड्यूरिंग कोई भी आर्ट, जैसे सब ये तो जानते थे कि एलिमेंट होता है, अरे एलिमेंट होता है, एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, आटम होता है, ये बात सब लोग जानते थे। लेकिन कोई आटम के अंदर भी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसके बारे में उस टाइम तक कोई नहीं जानता। सब बस इतना जानते थे कि एलिमेंट होता है, एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल आटम होता है, सब इतना जानते थे। क्योंकि ये सब ना जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है बहुत ओल्ड टाइम का है, उस टाइम तक इतना कोई नॉलेज नहीं था कि आप आटम के अंडर आटम के अंडर की डिस्कवरी 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, जब 1910 1920 ये सब आए ना, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन ये सब की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उस टाइम, हाँ, ड्यूरिंग दिस टाइम पीपुल नथिंग नो अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आटम, लोग आटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, ठीक है। मेंडलीव ने सिर्फ आटम समझ के ही सबको अरेंज किया था, ये कभी नहीं ध्यान दिया था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा या प्रोटॉन, ऐसा कुछ उस टाइम पे जब कोई जानता ही नहीं था तो ध्यान क्या देगा, ठीक है। अब बात करेंगे मेरिट की कि मेंडलीव का मेरिट क्या था, ठीक है। तो पहला था, इन्होंने एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल ही अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम, ठीक है, कॉलम ऑफ अ टेबल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इन्होंने अपने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐसे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको कंपेयर मत कर लेना, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रो बोलते किसको है, ठीक है। इसको जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। जब हम टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, ठीक है। इन्होंने अपने एलिमेंट्स को, अपने नहीं, उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको अपने टेबल में हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया, और फॉर्म अ टेबल, अरेंज करके एक टेबल बनाया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया, हॉरिजॉन्टल रो बनाया, वर्टिकल कॉलम बनाया। ये है पहला मेरिट मेंडलीव का। बात करेंगे मेंडलीव के दूसरे मेरिट की, तो इन्होंने जो पीरियोडिसिटी का टर्म है उसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया था, ठीक है। पीरियोडिसिटी आपको पिछले लेक्चर में न्यूलैंड के लॉ के टाइम बताया था। पीरियोडिसिटी होता है, अभी रुकिए, पहले आपको पीरियोडिसिटी एक बार और बता देता हूँ। पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी होता ना, कोई एक फिक्स्ड, ठीक है, एक कोई फिक्स्ड पाथ ट्रेवल करने के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए
पहले एग्जांपल देखिए फिर बताता हूँ होता क्या है। हाइड्रोजन से इधर आके फिर इधर आने के बाद, लिथियम से यहाँ आके फिर इधर आने के बाद कोई फिक्स्ड इंटरवल के बाद, ठीक है, ऐसे आपको मालूम है पहले शेल में कितना होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पहले पीरियड में दो एलिमेंट ऐसे होता है, ठीक है। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सॉरी दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पहला सेल कौन कौन सा होता है, 1s, ठीक है, सिर्फ 1s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टाइम, इसलिए 1s2, इसलिए पहले पीरियड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे पीरियड की तो 2s और 2p होता है। 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब है कोई फिक्स्ड इंटरवल पे जाने के बाद, ठीक है, प्रॉपर्टीज में, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कोई कांस्टेंट रहना या इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब इंक्रीज, ऐसे लिखता हूँ इंक्रीज को मैं, ठीक है, इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट इन properties at a fixed interval कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट इंटरवल, एग्जांपल के लिए सिर्फ मॉडर्न, आज के लेक्चर में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल समझाने के टाइम जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उठाऊंगा, ये मत सोच लेना कि ये मेंडलीव का है, बस इतना कि ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट रहना प्रॉपर्टीज में एट अ फिक्स्ड इंटरवल। फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन से बेरिलियम होके हम लिथियम की तरफ आएंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा कि ये भी मेटल, ये भी मेटल। ये हाइड्रोजन के बारे में एक्सेप्शन है, लेकिन है तो में इसी के ग्रुप का कहलाता है, इसलिए ये भी मेटल। जब हम लिथियम से ये सेकेंड पीरियड क्रॉस करके फिर सोडियम पे आएंगे फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो ये भी मेटल, ये भी मेटल, यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये भी मेटल। फिक्स्ड इंटरवल रेगुलर इंक्रीज क्या हो रहा है, जब रेगुलर इंटरवल के बाद हम इन लोगों के पास आ रहे हैं तो इनका नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं रेगुलर इंक्रीज। डिक्रीज, ये तो ग्रुप 1 है तो इसमें डिक्रीज का कोई सवाल नहीं है, होगा तो बाद में बताएंगे। देखिए ये पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन है कि इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट इन प्रॉपर्टीज में, इसका ये मतलब नहीं कि तीनों होना ही चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं, एक भी हो सकता है, बस इतना है कि फिक्स्ड इंटरवल पे वो पीरियोडिसिटी शो करेगा, मैंने फिक्स्ड इंटरवल पे प्रॉपर्टी सिमिलरिटी शो करेगा, ठीक है। इंक्रीज, ये इंक्रीज का हो गया, साइज नीचे आने पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का यहाँ पर सवाल नहीं होगा। कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट माने ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो न्यू जो मेंडलीव थे इन्होंने पीरियोडिसिटी का टर्म बहुत अच्छी तरह यूज किया था, ठीक है। और जब इन्होंने अपने और इनका जो तीसरा मेरिट है, एक सेकेंड, जो इनका तीसरा मेरिट है ना, वो गैप है, गैप। इन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ना, तो एलिमेंट्स को किस पे अरेंज कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज कर रहे थे। तो इस टाइम पे, आज के टाइम पे प्रेजेंट में 118 एलिमेंट नोन है, और उस टाइम पे मेंडलीव के टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट नोन थे, ठीक है। तो जब ये एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम, जो उस टाइम पे मेंडलीव के टाइम पे ये जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम और गैलियम डिस्कवर नहीं हुए थे, खोजे ही नहीं गए थे। इन्होंने जब अपने एलिमेंट्स को फैमिली में रख रहे थे तो एल्युमिनियम और इंडियम के बीच का जो गैप है ना एटॉमिक वेट का, इसका 26.9 होता है, इसका 114.82 है, इतना बड़ा गैप, ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि कोई एलिमेंट ऐसा है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने एल्युमिनियम के नीचे एका गैलियम, ठीक है, एका गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ। इन्होंने एल्युमिनियम के नीचे जो गैप छोड़ा उसको नाम दिया एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और वैसे ही इन्होंने जब सिलिकॉन और ये टीन है ना, इसका एटॉमिक वेट जब देखा पहले का कितना होता है, इसका होता है 28.086 और दूसरे का होता है 118.69। इतना बड़ा गैप आ रहा था इनके एटॉमिक वेट में, तो इन्होंने यही भी बोला कि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, बाद में होगा। ये मेंडलीव के टेबल का सबसे बड़ा मेरिट था। इन्होंने सिर्फ अरेंज नहीं किया था, गैप छोड़ा था कि ये एलिमेंट डिस्कवर उस टाइम पे नहीं हुए हैं, बाद में होंगे जरूर। और इन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी, एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बताया था। बाद में जब ये डिस्कवर हुए तो इनका नाम एका एल्युमिनियम से हटा के जर्मेनियम कर दिया गया और एका एका सिलिकॉन से हटा के, सॉरी, एका एल्युमिनियम को गैलियम बोल दिया गया, गैलियम, GALLIUM। और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। बाद में ये मेंडलीव के टेबल का सबसे बड़ा मेरिट था, ठीक है। इन्होंने गैप छोड़ा था। अब बात करते हैं इनके डी मेरिट के बारे में। डी मेरिट ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव। तो इनका पहला डीमेरिट था, जो इन्होंने लॉ बनाया था वो खुद, इन्होंने क्या लॉ बनाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला था। लेकिन इन्होंने अपना ही लॉ अनफॉलो कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे टेलुरियम, जिसका एटॉमिक वेट 127.6 होता है, जो जो इन्होंने अपने छठवें ग्रुप में रखा था, और आयोडीन जिसका एटॉमिक वेट 126.9 होता है, जिसको इन्होंने सातवें ग्रुप में रख दिया। इसमें देखे, ठीक है, कहाँ है टेलुरियम, यहाँ पे है। जब इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज किया था, तो होना क्या चाहिए कि इसका 27 है, इसका 26 है, तो टेलुरियम यहाँ आना चाहिए, आयोडीन यहाँ आना चाहिए। लेकिन आयोडीन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मैच हो रहा था, और टेलुरियम का प्रॉपर्टी, टेलुरियम एक मेटलॉइड है, टेलुरियम एक मेटलॉइड है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी इन सबसे भी मैच हो रहा था। इसलिए इन्होंने ट्रेंड बनाया था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इसको इसको इग्नोर करके इनको आगे पीछे अरेंज कर दिया। ये मेंडलीव के टेबल का पहला डीमेरिट था कि इन्होंने जो लॉ बनाया था, इसको बोलते हैं सेल्फ अनफॉलोड, OWED, जो इन्होंने लॉ बनाया था उसी को अनफॉलो कर दिया। और उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, इन्होंने एलिमेंट्स को तो अरेंज कर दिया, लेकिन इनका लॉ था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे। और आपको मालूम है आइसोटोप्स का मास अलग अलग होता है। आइसोटोप्स माने जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास डिफरेंट, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1H2, 1H3, इसका मास 1 AMU, इसका मास 2 AMU, इसका मास 3 AMU, ठीक है। इसका मास डिफरेंस क्यों होता है, पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका मास का डिफरेंस होता है। आपको इतना मुझे लग रहा है मालूम होगा कि आइसोटोप्स होते क्या है, ठीक है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप कई कई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इन्होंने अपने टेबल में ऐसा कुछ बताया नहीं था कि जब इनको रखना कहाँ पे, इन्होंने सिर्फ एक फॉर्म को एलिमेंट, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे ये सब सिर्फ ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, वैसे उनका एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। तो ऐसे ही मेंडलीव ने भी अरेंज कर दिया था। ये इनके बारे में कुछ बोला भी नहीं कि इनका जब
एटॉमिक मास पे बात हुआ, मेंडलीव का टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था। तो इन्होंने इसके बारे में बताया नहीं कि जब इनका मास अलग अलग है तो इनको अलग अलग रखना है कि साथ में रखना है, इसके बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है डीमेरिट का, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अरे सॉरी आइसोटोप तो हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन को पहले अपने अपने टेबल में पहला पोजीशन देके वहीं पर उसको बैठा दिया। लेकिन आपको मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, उसको ग्रुप वन के ऊपर, ग्रुप वन के ऊपर रखा गया है और उसको सबसे अलग रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, ग्रुप वन अल्कली मेटल की तरह, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप वन के पास भी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं। ठीक है। ग्रुप वन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उसको बोलते हैं NS1। ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप वन का। जैसे लिथियम का बात करें, लिथियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो n की जगह 2 कर दो, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s1। सोडियम थर्ड पीरियड का है। आउटर मोस्ट शेल का बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सोडियम का बात करें थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो हो जाएगा 3s1, ऐसे होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन ग्रुप 17 कौन से होते हैं, हैलोजन वाले, जिसको जिनका जनरल नाम क्या होगा, हैलोजन। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP5, NH2NP5 मैंने इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये देखिए ये है हैलोजन 17 ग्रुप के, इस इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये नोबल गैस का कन्फिग्रेशन पा लेंगे। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन पालेगा तो हीलियम का कन्फिग्रेशन पालेगा। सुनिए, नोबल गैस में बाकी सब में आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं, लेकिन हीलियम में सिर्फ 1s2 होता है। ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नोबल गैस के सब में NH2NP6 होता है। नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP6 होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम का 1s2 होता है, इसको याद रखिएगा, हीलियम 1s2। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप वन से भी मैच करता है, ग्रुप 17 से भी मैच करता है, इसलिए ग्रुप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अलग रखा गया। ये बात हो गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। इनकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल होता क्या है, इनकी मेरिट डीमेरिट के बारे में। ठीक है। फिर यहाँ पर तक आने के बाद 20वीं सेंचुरी आ चुका था, लेकिन मेंडलीव का टेबल लगभग 70-80 साल तक सब वही मान रहे थे कि हाँ यही सही है यही सही है, लेकिन जब 20वीं सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होने लगा, तब जाके सबका जो जरिया था ना टेबल को क्लासिफाई करने का, वो सिर्फ एटॉमिक वेट से हट गया। एटॉमिक वेट के अलावा भी लोग अलग अलग प्रॉपर्टी पे अरेंज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, यहाँ से 20वीं सेंचुरी से जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए। ठीक है। तो अब बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो जो इसका पहला सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो जाता है हेनरी मोसले को। हेनरी मोसले, इन्होंने 1913 में एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट के ऊपर एक्सरे मारा है, एक्सरे। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, केमिस्ट है, एक्सपेरिमेंट करना उनका काम है। ये एलिमेंट के ऊपर जब एक्सरे मार रहे थे तो इन्होंने देखा कि जब इन एलिमेंट पे हर एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के ऊपर जब इन्होंने एक्सरे मारा और उन्होंने जब √V वर्सेस जेड, √V माने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता है होगा, फ्रीक्वेंसी की लाइट का जब फ्रीक्वेंसी होता है वैसे ही एलिमेंट का भी एक्सरे मारने के ऊपर वो अलग अलग लाइट का फ्रीक्वेंसी दे रहे थे। ठीक है। जब इन्होंने √V वर्सेस जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वैसे उनका एटॉमिक नंबर होता है। जब हेनरी मोसले ने एलिमेंट के ऊपर एक्सरे मारा, एक्सरे से
एक्स-रे से हिट किया, तो इन्होंने जब ग्राफ बनाया अंडर रूट V वर्सेस Z का, अलग जानते हो ना, एक्सपेरिमेंट एक बार में तो होता नहीं, 1000 बार में होता है। तो जैसे हम लोग लैब में क्या करते थे, क्लास 12 फिजिक्स या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, हर एक्सपेरिमेंट का क्या चेंजेस आया उसको नोट लिखते थे, और उसके बाद 5-6 एक्सपेरिमेंट करने के बाद सबको कंपेयर करते थे कि किसी पॉइंट से कितना वो आगे है, कितना वो पीछे है, रियल आंसर। जैसे मान लिए एक रॉड को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था लेंथ का, तो ओरिजिनल उसका 5 सेंटीमीटर मान ले था, तो कभी 5 पॉइंट हम लोग का 1 आ रहा था, कभी 4.9 आ रहा था। तो हम लोग ने 5-6 एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये डिसाइड किया कि हाँ, ये 5 के आसपास ही है। ऐसे ही जब इन्होंने अपने ग्राफ को बार-बार एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बनाया, तो उन्होंने देखा स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। जरो स्ट्रेट लाइन, ये कर्व कैसे हो गया? स्ट्रेट लाइन, अरे यार, ये देखो अंडर रूट V वर्सेस Z, जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। वो ओरिजिन से पास होगी कि नहीं, इसके बारे में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन इतना बोला कि जब अंडर रूट बी यानी फ्रीक्वेंसी, एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के का जब कर्व बनाया जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इनके टाइम तक मेंडलीव का टेबल आ चुका था, तो इन्होंने वो भी ट्राई किया कि अंडर रूट बी और एटॉमिक वेट का जब इन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी होना चाहिए क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो उन्होंने जब अंडर रूट बी जेड का बनाया तो स्ट्रेट लाइन आया था। तो इन्होंने अंडर रूट बी और एटॉमिक वेट का भी बनाया ग्राफ, हर एलिमेंट का, तो वो कुछ ऐसा रहता कर्व, कोई पैटर्न ही नहीं था, कभी ऐसे आ रहा था, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ठीक है। तब यहाँ से स्टार्ट हुआ एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर से जाने जाने की प्रथा को, ठीक है। इन्होंने क्या कहा एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, क्योंकि इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन के सेल के अंदर, सॉरी आटम के अंदर न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो चुका था, और इलेक्ट्रॉन भी अगल बगल रिवॉल्व करते हैं, ये भी सब जान चुके थे, ठीक है। तो बहुत सी प्रॉपर्टी पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही थी, इसलिए हर साइंटिस्ट, और जब 20वीं सेंचुरी आते आते एलिमेंट का नंबर 80+ हो गया, 80+। अब वो उनमें से भी कई जो मेंडलीव के टेबल में फिट ही नहीं हो रहे थे, इसीलिए मेंडलीव के टेबल को और मॉडिफाई करने की जरूरत आन पड़ी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स देन इट्स मास। इन्होंने कहा एलिमेंट एलिमेंट का जो पहचान है वो और बेहतरीन होगा उनके एटॉमिक नंबर की वजह से, और उनके एटॉमिक मास से नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास से ग्राफ स्ट्रेट नहीं आया। और साथ में एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से रिप्लेस करने का सबसे ज्यादा तो फायदा क्या हुआ, जो मेंडलीव का तीसरा डीमेरिट था आइसोटोप्स का, कि इन्होंने आइसोटोप्स, जो मेंडलीव ने बोला इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अपने टेबल को बनाया था, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, एग्जांपल के लिए 1s2 1s3, इन और जो मेंडलीव का यहीं पे उनका फॉल हो गया था लॉ ऑफ टेबल की, इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं था क्योंकि इनका मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के टाइम जब मास को क्या बोला गया कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन मास को जब एटॉमिक नंबर से रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस नहीं कर दिया गया, वो एलिमेंट का मास फिक्स्ड है, एटॉमिक नंबर भी फिक्स है, लेकिन जो बनाने का ट्रेंड था कि सब एटॉमिक मास पे बनाए जा रहे थे, जैसे ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको एटॉमिक नंबर पे बनाया गया। जब मास के बेसिस पे हटा के जब एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया गया, तब ये देखा गया कि ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, फिक्स्ड एकदम रेगुलर दिखा रहे हैं, और ये जो आइसोटोप्स का मेंडलीव का फॉल था वो सॉल्व हो गया। अब एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोला गया, आइसोटोप्स का पोजीशन वही होगा जो उसके एलिमेंट का होगा, ये 3 है, 1000 हो कोई बात नहीं, इनका पोजीशन वही होगा जो इनके
एलिमेंट का होगा। एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना? 1। इन्होंने हेनरी मोसले ने कहा आइसोटोप्स का भी पोजीशन पहला ही होगा हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर की वजह से। जैसे क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है ना एटॉमिक नंबर। इसके 2 आइसोटोप्स हैं, Cl35, Cl36। इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो मैं मेंडलीव के टाइम पे ये फिर फॉल हो गया यहीं पे कि आइसोटोप्स का इन्होंने अलग अलग पोजीशन नहीं बताया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। एटॉमिक नंबर जब आ गया तो इन्होंने क्या बोला कि क्लोरीन Cl35 Cl36 का पोजीशन वही है जो Cl17 का। ये मास है, ये एटॉमिक नंबर है। ये जो यहाँ 36 लिखा है ये मास है, 35 मास है, ये 17 एटॉमिक नंबर है। इन्होंने कहा Cl36 Cl35 जो जो 2 फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नेचर में क्लोरीन, वो उसका उन दोनों का पोजीशन वही होगा जो इस 17 कार्बन 17 का होगा। ठीक है, ये C17 के ही 2 रूप हैं, ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका नाम स्कूल में राम होगा तो घर पे चिंटू हुआ, ऐसे वैसे ही समझ लीजिए ना। हाँ ठीक है। देखिए नया लॉ क्यों आता है? पिछले लॉ में जो कमी रह गई उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब शुरू पीरियोडिक टेबल बनाने का स्टार्ट हुआ था तो पहले किसका हुआ था? डोब्राइनर का हुआ था। डोब्राइनर ने सिर्फ तीन का ग्रुप बनाया था तो और एलिमेंट बहुत सारे थे तो वहाँ पे उनका लॉ फॉल हो गया। तो न्यूलैंड ने आया, न्यूलैंड ने 16 एलिमेंट को अरेंज किया, 16 एलिमेंट को अरेंज किया। उसके बाद भी एलिमेंट और आते रहे तो यहाँ पे इनका लॉ फॉल हो गया। तो उसके बाद मेंडलीव आए, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट को अरेंज किया। लेकिन जब एलिमेंट बढ़ते रहे सबका तरीका सही था। अगर इन्होंने स्टार्ट नहीं किया होता तो कोई यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। अगर इन्होंने 16 को पीरियोडिसिटी का टर्म नहीं दिया होता तो इनको पीरियोडिसिटी पता ही नहीं चलता। क्रेडिट सबको जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पहुँचे कहाँ, ज़रूरी यह है कि आप स्टार्ट कहाँ से किए थे। देखिए 300-400 साल लग गया खाली इनको एलिमेंट को अरेंज करने में। प्रॉब्लम यही था ना, पुराने टाइम पे उतना डिस्कवरी होता था लेकिन सब उतना क्या बोलते ऑब्जर्व नहीं करते थे। और जब आ गया क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन का टाइम आ गया ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पे क्रांति आ गई ऑब्जर्व करने की। ऑब्जर्वेशन इज द की ऑफ क्या बोलते हैं की ऑफ डिस्कवरी। ऑब्जर्व करो, वो की है डिस्कवरी का। तो मेंडलीव के टाइम 63 एलिमेंट थे लेकिन जब और टाइम बीता 60-70 साल तो 80+ एलिमेंट डिस्कवर हो गए। तो नया लॉ बनाया इसलिए जाता है कि पुराने लॉ में जो कमी रह गई उसको सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, जो मेंडलीव के टाइम में आइसोटोप्स का कमी था कि आइसोटोप्स का इन्होंने बात नहीं किया था। जो हेनरी मोसले थे इन्होंने जो मॉडर्न लॉ दिया इन्होंने यही सॉल्व करने के लिए दिया ही था। मेन उनका यही था आइसोटोप्स का सॉल्व करने के लिए। आइसोटोप्स का सॉल्व करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक नया लॉ दिया। इन्होंने कहा द फिजिकल एंड हेनरी मोसले का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स properties of elements are the periodic functions. The physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic number. ठीक है, एटॉमिक नंबर्स। जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया जाएगा तो उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक पीरियोडिक ट्रेंड शो करेगा। पीरियोडिक का मतलब समझा दूंगा कि फिक्स इंटरवल के बाद पीरियोडिक माने कांस्टेंट प्रॉपर्टी में पीरियोडिक पीरियड कोई फिक्स टाइम पीरियड पे आने के बाद, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए फिर यहीं आने के बाद यहीं पहुँच जाएंगे, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स इंटरवल ट्रैवल करने के बाद प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखेगी। ये सभी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, कि फिजिकल और केमिकल, फिजिकल भी है केमिकल भी। केमिकल मगर रिएक्शन कैसे करते हैं हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये सब। ठीक है, फिजिकल माने उनका मास क्या है, शेप क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब। ठीक है,
ये है पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला गया, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स बोला गया। इतने सारे हैं ना, इसलिए इनको ग्रुप्स बोल रहा हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप, ठीक है। 7 पीरियड, 1 2 3 4 7 तक लिखा हुआ है। 7 पीरियड, ग्रुप कितने? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ग्रुप, ठीक है। ये हो गए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन। अब अगर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल? 3 क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले इनका आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in the periodic table? Periodic table. Question number 2 1, ये दूसरा, difference between Mendeleev Mendeleeves and modern periodic table. और तीसरा क्वेश्चन, in modern periodic table period indicate value of in modern periodic table period indicates the value of क्वेश्चन मार्क। ये 3 क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। देखिए, गलती सबसे होती है ना बनाने में, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो तो उसको दोस्त समझ के बता दीजिएगा। बताएंगे बताएंगे ना, जरूर बताइएगा, बताएंगे उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जिंदगी ऐसे जिए ना कि आपका प्रतिद्वंदी भी जब आप रिटायर हो तो रो दे। आपने कुछ दिन पहले मैच देखा होगा, जो टेनिस का लॉन टेनिस के प्लेयर थे राफेल नडाल और उनके जो प्रतिद्वंदी थे रोजर फेडरर सर, जब रोजर फेडरर का विदाई हो रहा था तो राफेल नडाल रो दिया था। स्पिरिट, ये गेम की स्पिरिट है। रोजर फेडरर रो रहे थे तो वो भी रो दिया था, ये देख के कि यार इस कॉम्पिटिटर की वजह से वो दोनों 20 साल तक टॉप पे रैंक होल्ड किए हैं। कि दुनिया के टॉप 5 प्लेयर में रहना बहुत बड़ी बात है, वो भी 1-2 साल के लिए, पूरे 20 साल के लिए, ठीक है। वो कंपटीशन इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपके क्लास में कोई अच्छा है, आपके लाइफ क्या बोलते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस में कोई अच्छा है, तो उससे जेलस कभी मत रखिए, क्योंकि एक अच्छा कॉम्पिटिटर ही आपके अंदर वो स्पिरिट पैदा करता है कि आप भी अच्छा करें, ठीक है। बोलते हैं ना, लव योर इनेमी। जो अपने दुश्मन को, प्यार का मतलब ये नहीं जगह, समझ रहे हो ना, वो नहीं। प्यार का मतलब अपने इनेमी के करता क्या है, उसकी भावना को एक्सेप्ट करो कि वो क्यों वहाँ पे है। कभी ऐसा मत रखो कि वो वहाँ पे है तो मैं उसको अपने गलत इरादों से उसको गिरा दूंगा। देखिए, अब कितना भी गिरा देंगे, अगर वो डेली वही रूटीन उसका है तो वो फिर से वहीं पहुँच जाएगा टॉप पे। इसलिए अपने इनेमी से कभी जेलस मत रखिए, उससे सीखते रहिए, ठीक है। राफेल नडाल, रोजर फेडरर एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन थे लेकिन अब नहीं रहेंगे, वो तो मालूम है, क्योंकि अब रिटायर हो गए, वो खेलेंगे नहीं। लेकिन वो दोनों इतने बड़े लेवल के कॉम्पिटिटर थे कि एक दूसरे के हराने के चक्कर में 20 साल तक खेले हैं। बात है यार। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।